नयनतारा मुंबई में अपने पति शिखर के साथ रहती और उसके घर पर काम करने नौकरानी कांताबाई आती। अब सास तेजस्विनी दूर गांव से शहर अपने बेटे और बहू के घर रहने आती है। तब वहां पर कांताबाई को देखकर वो हैरान और आश्चर्यचकित रह जाती है। ये लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म अदरक इलायची वाली चाय। और बताइए, कैसा रहा आपका गांव से शहर आने का सफर? अब गांव से शहर ही तो आई हूँ, कौन सा 7 समंदर पार से आई हूँ। अब मिले राहत। तभी तेजस्विनी देखती है कि पूरे घर में कपड़े और सामान फैला हुआ है और घर में कोई भी चीज सही ढंग से नहीं रखी है। लो, शहर में आते ही ये दर्शन भी हो गए। अरे नयनतारा बहू, ये सब क्या है? साफ सफाई रखने से ही लक्ष्मी माता घर में प्रवेश करती हैं। घर गंदा रखना मतलब पनौती को न्योता देना। अरे नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। अभी ये गंदगी कुछ ही देर में साफ हो जाएगी जब कांताबाई आएगी। तभी अचानक से दरवाजे पर कांताबाई अपने मॉडर्न पर्स और काष्ठा साड़ी में आ जाती है। सुप्रभात मंडळी, कसं काय? नमस्ते माताजी, मी कांताबाई, इस घर की नौकरानी, बोले तो सर्वंट। अच्छा, आओ आओ, नमस्ते नमस्ते। अच्छा कांताबाई, बहुत भूख लगी है, तुम कोई काम करो, उससे पहले खाना बनाओ। और खाने में बनेगा। देवा रे देवा, मैं तो भूल गई कि तेजस्विनी मैम सब आ जाने वाले हैं। नाहीतर मैं मस्त महाराष्ट्रीयन स्टाइल झुणका भाकर, पुरणपोळी, आमटी, कोशिंबीर वडे और लई सारे व्यंजन बनाती। अच्छा पे आज ना मी मस्त छोले पूरी शीरा बनाती है। अरे लेकिन खाना बनाने के पहले हमारी अनुमति तो ले लो कि हम सब वो खाएंगे या नहीं खाएंगे। अगर नहीं, कैसा है ना माता जी, इधर खाने में क्या बनेगा, कब कैसे होगा, किस चीज़ की सफाई कैसे होगी, इत्यादि इत्यादि सब माईच डिसिजन करती है बरं का। अग बाई, आता वाजले की 12, मला जाऊ द्या ना घरी। अरे लवकर खाना पका लेती है ना मैं। इतना कहकर कांताबाई रसोई में खाना बनाने चली जाती है और गैस ऑन करने से पहले वो हाथ जोड़कर प्रणाम करती है और जोर से कहती है, गणपति बाप्पा मोरया। तेजस्विनी कांताबाई के इस बर्ताव को देखकर हैरान रह जाती है। अजीब बात है नयनतारा बहू, वो हुकूमत जताती रही और तुम कुछ बोली भी नहीं। वो क्या है ना माँ जी, कांताबाई हमारे लिए किसी नौकरानी जैसी नहीं है। वो तो मेरी बहन की तरह है, हमारा परिवार है वो। उसने मेरी बहुत मदद और देखभाल की है, एकदम बड़ी बहन की तरह है वो मेरी। हाँ माँ, हम दोनों का भी एक माँ और एक बड़ी बहन की तरह ख्याल रखती है वो। वाह, बेवकूफों के सेनापति हो तुम दोनों। लेकिन अब मैं आ गई हूँ और अब यहाँ मेरा राज चलेगा, ना कि इस दा कौड़ी की नौकरानी का। अगले दिन कांताबाई घर में आते ही तेजस्विनी से टीवी का रिमोट छीन लेती है और अपना टीवी सीरियल लगा देती है। आए कांताबाई, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ से टीवी का रिमोट छीनने की? माता जी चिल्लाओ मत, अगं थोडं बघू द्या ना मला टीवी। देवा रे देवा, अगं बाई शकुंतला अब क्या करेगी? शिट, ये अच्छा महिला, ये सीरियल वाले भी ना मेन सीन पे ही एपिसोड खत्म कर देते हैं। तुम क्या जरा दिमाग से पैदल हो? है? अपने आप को इस घर की मालकिन समझती हो? तुम एक नौकरानी हो और तुम्हारी जगह यहाँ सोफे पे नहीं जमीन पर है, हमारे कदमों में, समझी? उतने में नयनतारा वहां आकर तेजस्विनी को चिल्लाती है, माँ जी, आप कांताबाई से ऐसे बात नहीं कर सकती। कांताबाई नहीं, मुझे तो लगता है कि आप ही दिमाग से पैदल हो। अरे थकी हुई आई थी इसलिए उसने टीवी चला लिया, वो रोज ही ऐसा करती है, इसमें क्या इतनी बड़ी बात है? तेज तर और नहीं तो क्या। नयनतारा, अपनी मर्यादा में रहो, भूलो मत मैं तुम्हारी बचपन की सहेली नहीं, सास हूं। और नौकरों के साथ नौकरों जैसे ही बर्ताव करना चाहिए। उन्हें सर पर बिठाओगी तो आफत को गले लगा लोगी। अगर आप ये सोचती हो
तो आई एम सॉरी, लेकिन आपकी सोच वाकई में बहुत घटिया और वाहियात है। हमारे समाज में नौकरों के साथ, वॉचमैन के साथ, ड्राइवर के साथ, मजदूर और कर्मचारियों के साथ ऐसा बुरा बर्ताव क्यों किया जाता है? क्यों पता है? क्योंकि वो गरीब होते हैं। आप तो 2 दिन के लिए आई हो, लेकिन कांताबाई मेरे साथ पिछले 10 साल से है और उसने हुक्म और राज तो चलाया, लेकिन मेरे हाथ में कभी ठंडी रोटी नहीं थी। आपके बेटे शिखर के कपड़े, खाना, सब कुछ उसने एक माँ की तरह संभाला। आपके लिए होगी ये नौकरानी, लेकिन मेरे लिए ये मेरी बेस्टी है, मेरी सहेली है। अगं जाने दो ना नयनतारा ताई, या म्हातारीचं डोकं फिरलंय। क्या क्या कहा तुमने? इसने कुछ गलत कहा ना मुझे? बोलो बोलो, क्या कहा? देवा रे देवा, अहो माताजी, कुछ भी नाही, काहीच नाही। कोई तो गुस्सा करती हो, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी चू ना। कांताबाई के बढ़ते राज को देख तेजस्विनी का गुस्सा हमेशा 7वें आसमान पर ही रहता। ये मेरी बहू इस कांताबाई के पीछे लट्टू हो गई है। अगर इस नौकरानी से लड़ूंगी तो शिखर और नयनतारा को बुरा लगेगा। मुझे अब इस कांताबाई का पत्ता कट करना है तो नयनतारा और शिखर की नजरों में इस कलमुही कांताबाई को बुरा बनाना होगा। तेजस्विनी शिखर और नयनतारा के धोए हुए कपड़ों का रंग खराब कर देती है और खाने में कड़वे स्वाद वाला पाउडर घोल देती है। अब देखना क्या होता है। शिखर और नयनतारा जब अपने कपड़ों को देखते हैं तभी, हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया माँ जी? हमारे कपड़ों पर और खाने में आपने ये क्या मिलाया है? क्या ये तुम क्या बोल रही हो नयनतारा? तुम बाहर आ गई हो क्या? देवा रे देवा, काय हो माताजी, कितना खोटा बोलता है। इतना झूठ बोलना सेहत के लिए और इज्जत के लिए ना हानिकारक होता है। मेरे इस मोबाइल फोन में इस घर का सीसीटीवी कैमरा चालू ही रहता है। मैंने आपको कपड़ों को खराब करते देखा, खाने में कुछ मिलाते हुए भी देख लिया। अपनी तीसरी आंख मंजिए सीसीटीवी कैमरे से। माँ, अब क्यों कांताबाई के पीछे पड़ी हो? इस बेचारी ने आपको क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? अरे नाक में दाम करके रखा है इस नासपीटी ने। खुद को इस घर की सिठानी बनाने के पीछे तुली हुई है, लेकिन इसके घिनौने मंसूबों को मैं पूरा होने नहीं दूंगी। नयनतारा, शिखर, नई नौकरानी रख लो। मुझे ऐसी बदतमीज और बेढंगी नौकरानी नहीं चाहिए जो घर में ऐसी दादागिरी करती हो और खुद को नौकरानी नहीं लेकिन महारानी समझती हो, जबकि इसके औकात तो जूती की नोक के बराबर है। तेजस्वी की इन चुपती हुई बातों को सुनकर कांताबाई को बहुत बुरा लगता है और वो रसोई में जाकर एक कोने में फूट फूट कर रोती है। तभी वहां नयनतारा उसे संभालती है। बस कांताबाई, तुम रोगी तो हमें हंसाएगा कौन? तुम तो पटाखा हो, फायर, इतनी आसानी से बुझ जाओगी। आता है, एकदम खराब बोलता है। मैं फायर हूँ, फायर। नौकरानी हूँ तो क्या हुआ, मेरी भी इज्जत है। ताई, तुम और दादा, तुम दोनों को मैंने कभी मालिक मालकिन नहीं समझा, क्योंकि आप लोगों ने मुझे कभी नौकरानी नहीं समझा। लेकिन आता देखना, ये जांगा पे एक नौकरानी वर्सेस सास की है। आता बगस तुम्ही। कांताबाई अगले दिन से कोई भी काम नहीं करती। वो सिर्फ आती, बैठती और आराम फरमाती। अरे कांताबाई, चाय बनी कि नहीं बनी अभी तक? या फिर चाय बनाते बनाते ही नींद के झोंके खाते खाते स्वप्न लोक पहुंच गई? माँ जी, वो दरअसल आज कांताबाई की तबीयत थोड़ी सी खराब है, इसलिए वो कुछ काम नहीं करेगी और मुझे भी हल्का सा सर दर्द है। आप खुद ही अपना खाना और बाकी का काम कर लीजिए ना। सॉरी। हाँ, इतना कहकर नयनतारा अपने कमरे में चली जाती है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि कांताबाई और नयनतारा जानबूझकर ये नाटक कर रहे थे। वाह, मतलब क्या कहूँ मैं इस कांताबाई को, सच में धन्य है रे बाबा, धन्य है। तेजस्विनी खुद ही अपना सारा काम करती है और ऐसे लगातार 2 दिन चलता है। तेजस्विनी सारा काम खुद कर करके थक जाती है। फिर कहती है,
हाय राम, बेवकूफ़ थी मैं जो उस कांताबाई को गलत शलत बोल दिया। वो रोब जमाती थी लेकिन काम भी उतनी तेज़ी और फुर्ती से करती थी। खैर, अब मैं इस मुंबई शहर में और नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि कांताबाई और नयनतारा बहू दोनों मेरा जीना और दुश्वार कर देंगी। इससे पहले कि मैं खुद सास से नौकरानी बनूं, मुझे यहाँ से पतली गली पकड़ के निकल लेना होगा। तेजस्विनी अगले ही सुबह किसी को बिना बताए अपने गांव चली जाती है और कांताबाई जोरों जोरों से हंसती है और कहती है, बघितलं का? मैंने कहा था ना, जीत मेरी होगी। ये ए जाला, झिंग झिंग झिंगाट, झिंग झिंग झिंगाट, झिंग झिंग झिंगाट। भगवान जी, माँ जी को सही सलामत घर पहुंचा देना और उन्हें सद्बुद्धि भी देना कि नौकरों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। और हाँ, कांताबाई को हमेशा ऐसे ही खुश रखना, नजर ना लगे इस पगली को। नयनतारा कांताबाई की बलाइयाँ लेती है, इसलिए हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि नौकरों के साथ और गरीबों के साथ इज्जत और प्यार से पेश आना चाहिए। चाय कैसी बनी है नरेश बेटा? तुम्हारी शहरी चाय का तो स्वाद नहीं मिलेगा। ऐसी बात नहीं है, चाय तो बहुत अच्छी है। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, जिस लड़के का रिश्ता तुम मेरी तारा के लिए लेकर आए हो, वो काम क्या करता है? मेरा मतलब है, कितना कमाता है? अब कमाने का ऐसा है चाची कि एक बार उसकी शादी हो जाए फिर कमाने भी लगेगा। हाय, इसका मतलब अभी कुछ नहीं कमाता? मैंने ऐसा कब कहा कमाता नहीं है, लेकिन अब रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता ना, कभी कभी हार भी जाता है। हार जाता है मतलब? अब जुआ चीज ही ऐसी है ना। इसका मतलब लड़का जुआरी है? अरे चाची, आजकल किसी को बिगाड़ने वालों की कमी है क्या? अब किसी ने हाथ में पकड़ के बैठा दिया जुआ खेलने, तो आप ही बताइए भला इसमें उस बेचारे की क्या गलती है? एक बार उसकी शादी तारा से हो जाए फिर उसकी जुआ खेलने की आदत भी छूट जाएगी। बस बेटा, बहुत हो गया। तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? अरे, दुनिया में लड़कों का अकाल पड़ गया है जो मैं ऐसे निकम्मे लड़के से अपनी तारा की शादी कराऊंगी। जिस रास्ते से आए हो ना बेटा, उसी रास्ते से वापस लौट जाओ, समझे? नरेश वापस आकर सारी बात अपनी माँ को बताता है। अरे मूर्ख, तू वहाँ रिश्ता पक्का करवाने गया था या तुड़वाने? कोई इस तरह से शादी की बात करता है क्या? अब तो मुझे ही जाकर तारा की चाची से बात करनी पड़ेगी। अगले दिन ही शीला तारा की चाची को अपनी बातों से विजय और तारा की शादी के लिए राजी कर लेती है और कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है। हे भगवान, इसे तुम लोग घर कहते हो? अरे, इससे भला तो मेरे गांव में भैंस का तबेला है। मेरी समझ में नहीं आता तुम लोग यहाँ रहते कैसे हो? क्यों भाभी, इस घर में क्या खराबी है? खराबी घर में नहीं, तुम सबके दिमाग में है। तुम सब पहले बाजार से ये सामान लेकर आओ। थोड़ी देर के बाद सभी भाई बाजार से सामान लेकर घर पहुंचते हैं। अरे बाप रे बाप, ये किसका घर है? इतना साफ सुंदर। हमारा तो नहीं है, लगता है हम किसी और के घर में आ गए। अरे चलो चलो यहाँ से। रुको बेवकूफो, कहाँ जा रहे हो? ये तुम्हारा ही घर है। अरे हाँ भाभी, आपने तो इस घर का हुलिया ही बदल दिया। घर का हुलिया तो बदल गया, अब तुम लोगों की बारी है। क्यों, हम लोगों को क्या हुआ है? हमें क्या बुराई है? बुराई? जरा तुम सब अपनी शक्ल तो देखो, ऐसा लगता है जैसे डाकुओं का गिरोह यहाँ इकट्ठा हो गया है। देखा विजय भाई, भाभी हमें डाकू कह रही है। अरे, तुम लोग तो डाकुओं से भी गए बीते हो, कम से कम वो भी रोज नहाते होंगे। चलो अभी क्या अभी, तुम सब नहा के आओ। अरे नहीं नहीं भाग्यवान, हम तो सिर्फ 15 अगस्त और दिवाली को ही नहाते हैं, और आज तो दोनों में से कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये बात है तो ठीक है। अब खाना भी तुम सबको 15 अगस्त और दिवाली को ही मिलेगा, समझ गए? अरे ऐसा गजब मत करना। तो ठीक है, ये रहा साबुन। चलो अच्छी तरह से सब नहा के आओ और ये जंगलियों वाले बाल भी काट के आओ। अरे ये क्या हो रहा है भाई इस घर में? हमारे इतने सुंदर बाल है, भला हम इसे क्यों कटवाए? क्या कहा तुमने?
कुछ नहीं भाभी। तुम सब एक बात अच्छी तरह कान खोलकर सुन लो। आज के बाद इस घर में वही होगा जो मैं कहूंगी, और आज के बाद तुम सबको मुफ्त की रोटी नहीं मिलेगी। जो मेरे हाथ में पैसे कमा कर देगा उसे ही इस घर में खाना और रहने के लिए जगह मिलेगी। इस तरह सभी भाइयों को सुधारने के लिए तारा सख्त रवैया अपनाती है। अरे मर गया रे, मुझसे ये काम वाम नहीं होगा, थक गया मैं तो। अरे चुपचाप काम कर। हाँ, अगर शाम को भाभी के हाथ में तनख्वाह नहीं दी तो भाभी हमें घर में घुसने भी नहीं देगी। हाँ, तुम सही कहते हो। इस तरह तारा के डर से धीरे धीरे उन सभी को काम करने की आदत पड़ जाती है। आज पता चला ये मेहनत करने के बाद खाना खाने का मज़ा ही कुछ और है। वाह, कितना स्वादिष्ट खाना है। कुछ महीने बाद, ये लीजिए भाभी, मेरी इस महीने की तनख्वाह। भाभी, ये मेरी तनख्वाह। सभी भाई एक एक कर अपनी तनख्वाह तारा के हाथ में रख देते हैं। ये लीजिए चेलाराम जी, आपका इस महीने का किराया। शुक्रिया बेटी, आज समझ में आया कि एक घर में औरत की क्या अहमियत होती है। तुमने तो इन शैतानों को इंसान बना दिया। आपने बिल्कुल सही कहा चेलाराम जी। आखिर मेरी बहू है ही इतनी गुनी और समझदार। नेहा नाम की बहू थी बहुत टैलेंटेड। आता था उसे नाचना, गाना और चित्र बनाना। पर जब भी आते थे घर में मेहमान तो सास कहती, बहू नाच के दिखाना, गा के दिखाना। छोड़ के अपने काम बहू दिखाती थी अपनी कला। सास की बात मेहमानों के सामने बहू कैसे टालती भला। नेहा, अरे ओ नेहा, देख मेरे ससुराल से मेहमान आए हैं। हाँ माँ जी, मैं कुछ बना के लाई। अरे खाने से पेट को शांति मिलेगी, मगर असली शांति तो कला में ही है। एक बार तो इनको बढ़िया से गाने पे डांस करके तो दिखा दे। ओके माँ जी, अभी आई। हमारी बहू जब नाचने पे आती है ना तो अनारकली मशक्कली बन के उड़ जाती है शर्म के मारे। ना मुन्नी ना शीला, हमारी बहू के आगे सबका डांस है ढीला। सास की तारीफ भी सही थी। बहू नाचने में कम नहीं थी। बहू घूमर घूमर गा के नाचती है घूम के। मेहमान तालियां बजाते हैं झूम झूम के। मेहमान के जाने के बाद खत्म होता है कला का प्रदर्शन। लेकिन काम में हो जाती है देरी, छूट जाता है झाड़ू और बर्तन। बहू करती रहती है काम अकेले, न मिलता कोई साथ, न मिलता कोई समर्थन। कुछ दिनों बाद सास के मायके से कुछ लोग आए। अब सास ने बहू को कहा कि वो कुछ गा के सुनाए। अरे बहू, मेहमान आए हैं, इनको कुछ सुना दे। टीवी खोल देती हूँ, न्यूज सुन लेंगे, या रेडियो खोल देती हूँ, जोक सुन लेंगे। अरे अपना मुंह खोल ले और गाना सुना दे। क्या माँ जी? अरे गले में सरस्वती है तेरे, ऐसे सुर छेड़ती है कि तानसेन भी तेरे आगे पानी भरने लगता है। किचन में पोछा ना लगाना होता ना, तुझे तो रियलिटी शो में ही भेज देती। बस करिए माँ जी, गाना सुन लीजिए। बहू ने गाए ऐसे ऐसे राग। सास बोल उठी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी आग। मेहमानों ने खूब की वाहवाही, लेकिन बहू को देर हो गई करने में सफाई। मेहमान तो चले गए, बहू लगाती रही देर तक पोछा। बहू की कोई मदद करवाए, सास ने रत्ती भर नहीं सोचा। एक दिन फोन पे सास बोली अपनी सहेली से, अरे सहेली आओ कभी हवेली पे। घर आ गई सास की सहेली कुछ ही दिनों बाद, और सास ने फिर बहू को किया याद। अरे बहू, देख मेरी सहेली आई है, इसके लिए कुछ बना दे। माँ जी, पकोड़े बना दूं या इडली? अरे मुझे पागल मत बना, यहाँ आके अपनी कला दिखा और मेरी सहेली का चित्र बना दे। माँ जी, मेरा बहुत सारा काम पड़ा है,
कभी किसी और दिन बना दूंगी। अरे काम कभी खत्म होता है क्या तेरा? वही तो माँ जी, आप काम कभी खत्म ही नहीं होने देती, उल्टे सीधे कामों में उलझा के ही रखती है मुझे। अरे बहू, सहेली के सामने जुबान नहीं, ब्रश चला और जल्दी से इसका चित्र बना दे। बहुत दिनों बाद आई है, खुशी होनी चाहिए इसे चित्र देख के। माँ जी, आप मुझसे ये सब क्यों करवाती हैं? अरे क्योंकि तू इतनी प्रतिभावान है, इसीलिए तो अपने बेटे की शादी तुझसे कराई थी। चल अब भाव मत खा और बना दे चित्र फटाफट। जी माँ जी, वैसे तो मुझे किचन में बहुत कुछ बनाना था, लेकिन अभी आपकी सहेली का चेहरा ही बना दूंगी। अपनी बात मनवा ही लेती है सास, मगर बहू हो जाती है उदास। बहू सोचती है कुछ तो करना पड़ेगा, सास की आदत को कैसे भी बदलना पड़ेगा। ये आखिरी बार है सासू माँ, अब आपके कहने पे मैं लोगों को ना नाच के दिखाऊंगी और ना गा के, जो बने वो कर लेना। अरे एक बार ऐसी पेंटिंग बनाई थी बहू ने कि समझ नहीं आ रहा था कि फोटो लिया है या तस्वीर बनाई है। अरे ऐसी गुणी बहू किस्मत वालों को मिलती है सच में। बहू थोड़ी ही देर में बना देती है सहेली की तस्वीर, जिसे देख के खुश हो जाते हैं सहेली और सास। लेकिन बहू रहती है परेशान, क्योंकि काम पड़ा है जिसे कराने कोई नहीं आएगा उसके पास। सास तो सहेली से मिलने के बाद चैन से सोई, मगर बहू की किस्मत में थी सास के काम के बाद रसोई। वो सबके लिए करती रही किचन में काम, इतने थे काम कि ना चैन मिले ना आराम। शाम को हिम्मत करके जुबान खोली और शिकायत करते हुए सास से बोली, सासू जी, माना कि मैं प्रतिभावान हूँ और आप मुझे अपनी शान समझती हैं, लेकिन अब मुझसे ये नाचना गाना ना हो पाएगा मेहमानों के सामने। मेरे काम अटक जाते हैं और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। अरे मेहमानों को तो अच्छा लगता है ना, और मुझे भी तो खुशी होती है। अरे सास के लिए इतना नहीं कर सकती क्या? मैं कोई खिलौना तो नहीं हूँ ना कि चाबी भरो और नाचना शुरू। ऊपर से मेरे काम में कोई हाथ भी तो नहीं बटाता। अरे काम तो होते रहेंगे, तू कला दिखाया कर, मेरा नाम रोशन किया कर। एक भी बात नहीं मानती जब सास, बहू लौट जाती है होकर निराश। कुछ दिनों बाद दूर के मेहमान आते हैं घर और सास बुला लेती है बहू को उसकी मनोरंजन की ड्यूटी पर। बहू, ओ बहू, आजा, आग लगा दे आग, अरे नाच के दिखा दे। हाँ हाँ माँ जी, नाच की क्यों, गा के भी दिखाऊंगी। मेहमान ताली बजाते हैं और वाह वाह करते जाते हैं, पर 1 घंटे तक नाचती रहती है। तब सास रोक के कहती है, सांस ले ले, सांस ले ले, और कितना नाचेगी? जब तक है जान ओ सासू माँ, मैं नाचूंगी, मैं नाचूंगी। अरे हाँ हाँ, मतलब नाच लेना, लेकिन कुछ चाय पानी। हाँ बहू, थोड़ा काम कर ले। आप खुश नहीं हो मेरे नाचने से? अरे हूँ ना, बिल्कुल हूँ, पर अभी थोड़ा ज्यादा हो रहा है, काम भी तो थोड़ा कर ले बहू। अरे काम तो रोज होता रहता है सासू माँ। अब मैं ना आपको गाना सुनाऊंगी। बहू शुरू करती है तो बहुत देर तक गाती है अपना गाना, और छूट जाता है मेहमानों के लिए चाय बनाना। अरे भूखे मर जाएंगे, गाने से पेट नहीं भरेगा। 3 घंटे हो गए। होगी आपकी बहू बहुत टैलेंटेड, लेकिन हम यहाँ काम से आए हैं, ना बात हो रही है ना नाश्ता, बस रियलिटी शो खोल के बैठे हो आप। अरे बहू, तू मेरी नाक कटवा रही है। अरे इतनी टैलेंटेड हो, आप ही बोलती रहती हो कि आपकी शान हूँ, आपका नाम रोशन करती हूँ। आज थोड़ा ज्यादा रोशन कर रही हूँ सासू माँ। अरे रुक जाना भगवान के लिए। भगवान के लिए तो रुक जाती, लेकिन मेहमान के लिए कैसे रुक जाऊं? अब मैं इन सब की ना तस्वीर बनाऊंगी। मेहमान गुस्से में खड़े हो जाते हैं और सास के बारे में बुरा भला बड़बड़ाते हैं,
लेकिन चले जाते हैं मेहमान, बच्चे में मिल जाती है सास की शान। सॉरी माँ जी, मेरी वजह से। अरे तेरी नहीं, मेरी वजह से। ना मैं तुझे कभी परफॉर्म करने के लिए प्रेशर डालती और ना तू ये सब करती और ना मेहमान जाते। अब बिरादरी में मेरी तो नाक कट जाएगी, पर तेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तुझे सच में खिलौना समझ लिया था, मनोरंजन का, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकती तेरे लिए। कर सकती हो ना, बर्तन पड़े हैं किचन में, आप उन्हें साफ कर दो, मैं आपको माफ कर दूंगी। बहू ने आखिर बुलवा ही लिया सास से सॉरी। बस इतनी सी ही है आज की स्टोरी। बंसीपुर नाम के गांव में चंदू नाम का एक बेरोजगार नौजवान रहता था। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक और एक ही सपना था, और वो था कनाडा जाके नौकरी करना। ये क्या सर, इस बार भी आपने मेरे वीजा रिजेक्ट कर दिए? इतने साल हो गए मुझे वीजा की अर्जी देते हुए, लेकिन अभी तक मेरा वीजा क्लियर नहीं हुआ। अरे इस तरह तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। अरे भाई, तुम्हारी तरह सैकड़ों बेरोजगार बाहर लाइन लगा के खड़े हैं। देखो एक बार, भगवान मिल सकता है लेकिन कनाडा का वीजा नहीं। ऐसा मत कहिए सर, अगर आप चाहे तो कुछ ले दे के बस किसी तरह मेरा कनाडा का वीजा लगवा दीजिए सर। अरे बेटा, इतना आसान होता तो मैं खुद कनाडा नहीं चला जाता, भला यहाँ क्यों नौकरी कर रहा होता। अब जाओ यहाँ से, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। चंदू मुंह लटकाकर वहां से चला जाता है। फिर एक दिन चंदू का दोस्त जैस उससे मिलता है। सुनो चंदू, तुम एक ऐसी लड़की से शादी कर लो जो कनाडा में रहती हो। शादी हो जाने के बाद तुम्हें भी कनाडा की नागरिकता मिल जाएगी। चंदू को जैस की बात बहुत पसंद आती है। इसके बाद चंदू और उसके परिवार वाले एक कनाडा में रहने वाली लड़की की तलाश में जुट जाते हैं। फिर एक दिन, अरे वाह, लड़की तो बहुत सुंदर है, मेरे चंदू के साथ इसकी जोड़ी खूब जमेगी। वैसे बेटी, तुम कनाडा में काम क्या करती हो? माँ जी, मेरी बहन पिछले 5 साल से कनाडा की एक बड़ी कंपनी में काम कर रही है। फंड पीएफ सब काट के 2 लाख रुपया कमा लेती है। 2 लाख रुपए महीना? अरे बेटा, इतने पैसे तो हमारे मोहल्ले के सभी लोग मिलकर भी नहीं कमा पाते। अब क्या कहूँ माँ जी, कनाडा की तो बात ही अलग है। वहाँ तो पैसा पानी की तरह बहता है। वहाँ का भिखारी भी सूट बूट पहन कर भीख मांगता है। चंदू भाई साहब, शादी के बाद आपको भी किसी बड़ी कंपनी में लगवा देंगे, फिर आप भी लाख कमाएंगे। अब क्या बताऊं, अगर मैं कनाडा की तारीफ करने लग गया ना तो सुबह से शाम हो जाएगी। इसीलिए तो मैं भी कनाडा चाहता हूँ मोंटी भाई। अच्छा, चांदनी बेटा, तुम कनाडा में कहाँ रहती हो? जी, मैं लंदन में रहती हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? लंदन तो इंग्लैंड में है ना? जी नहीं, कनाडा में है। नहीं, जानता हूँ मैं। आप क्या जानते हैं? क्या आप कभी कनाडा गए हैं? नहीं, गया तो नहीं हूँ। लो कर लो बात। अरे जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो बेकार में क्यों बहस कर रहे हो? मेरी बहन ने कहा कि लंदन कनाडा में है तो मतलब कनाडा में है। हाँ बेटा, तुम कह रहे हो तो सच ही होगा। अच्छा, हम अगले हफ्ते दोनों की सगाई कर देते हैं। हाँ माँ जी, ये ठीक कही आपने। अच्छा, तो अब हम लोग चलते हैं। इस तरह कुछ दिनों के बाद चंदू और चांदनी की सगाई हो जाती है। फिर एक दिन, नमस्ते जीजा जी। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरे कनाडा के वीजा की कुछ बात बनी? अरे जीजा जी, आपके कनाडा जाने का मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। अरे इतना ही नहीं, कनाडा की एक कंपनी में आपकी नौकरी भी पक्की करवा दी है। आपका वीजा, एजेंट की फीस, हवाई जहाज की टिकट, इन सब में बहुत पैसा खर्च होगा,
लेकिन आपको ना सिर्फ 4 लाख रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा। अरे मर गया रे, 4 लाख! इतनी बड़ी रकम तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में भी एक साथ नहीं देखी। अरे 4 लाख तो बहुत कम है जीजा जी। कनाडा जाने के लिए तो लोग 10-10 लाख रुपए भी देने को तैयार होते हैं। यूं 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 सोच क्या रहे हो, कनाडा जाना है या नहीं? नहीं नहीं, जाना तो है मुझे। बहुत जल्द मैं पैसों का इंतजाम करके आपको दे देता हूँ। उसी शाम, अरे बेटा, ये तू क्या कह रहा है? 4 लाख रुपए के लिए तू ये घर गिरवी रख देगा? मुझे तो ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे माँ, आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं कनाडा जाऊं या ना जाऊं? ना तुम ही बोलो, जाऊं कि नहीं जाऊं? 4 लाख रुपए में कनाडा पहुंचकर चुटकी बजा के कमा लूंगा और ये मकान भी छुड़ा लूंगा। 2 दिन के बाद चंदू अपना घर गिरवी रखकर मोंटी को रुपये दे देता है और सब तरफ अपने कनाडा जाने का ढिंढोरा पीटने लगता है। दूसरी तरफ, अरे वाह, इतने सारे रुपए! आखिरकार ये चंदू हमारी जाल में फंस ही गया। सच में दुनिया में बेवकूफों की कमी नहीं है। तुमने सही कहा, जब तक लोगों के सर पर विदेश जाकर नौकरी करने का भूत सवार रहेगा ना, अपनी दाल रोटी इसी तरह चलती रहेगी। हाँ, चलो अब कनाडा जाने वाले किसी दूसरे बेवकूफ की तलाश करते हैं। इस तरह मोंटू और चांदनी चंदू के पैसे लेकर फरार हो जाते हैं। उधर दूसरी तरफ जब तक चंदू को सच्चाई का पता लगता है, तब तक काफी देर हो चुकी होती है और उसके पड़ोसी भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। क्यों भाई चंदू, कनाडा कब जा रहे हो? जब जाना तो मेरे लिए भी एक टिकट बुक करा देना। शिक्षा: रुपये पैसों का लेन देन करते समय हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए।